कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में FYUP यूवी सेमेस्टर 1 AC हिंदी का आपका पेपर में AC हिंदी के सिलेबस में से जो सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होता है, ये हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली प्रतिवेदन भी पढ़ेंगे। तो 2 या 3 टॉपिक आपके सिलेबस से ये कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वहाँ पर शेयर किया जाएगा। और आपके देखिए जो भी पेपर है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, डिजिटल एजुकेशन है, हेल्थ वेलनेस योगा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, या फिर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन, जो भी पेपर है वो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए देखिए, मस्त से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। और इससे पहले भी देखिए AC के 6 वीडियो शायद अपलोडेड है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, वो सारा का सारा देख लीजिएगा। बाकी आपका एग्जाम का तैयारी मस्त से हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और ये सबके सब 15 नंबर का सवाल याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से हम लोग अभिप्राय उस हिंदी से जिसका अपना क्या होता है, कोई भी चीज़ का एक विशेष लक्ष्य होगा, कोई लक्ष्य से हम लोग कुछ प्राप्ति करेंगे या कोई प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन शब्द अंग्रेजी के कहा जाए निबद्ध 10 शब्द का पर्याय होता है, जिसे हम लोग कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। यानी वो भाषा या कह सकते हैं वो हिंदी जो हमारे काम के लिए उपयोगी हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी, या पे कहा जाए तो कामकाजी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह हिंदी जिसका अपना एक विशेष लक्ष्य होता है, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु होगा और उसका कोई प्रयोजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष अर्थ होता है वह हिंदी जिसका प्रयोग प्रयोजन विशेष के लिए किया जाए, साथ ही साथ इस हिंदी के माध्यम से ज्ञान विशेष की हमें प्राप्ति हो और विशिष्ट सेवात्मक क्षेत्र में हम लोग क्या करें, कौशल, निपुणता एवं जो प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा का क्षेत्र सीमित होते हुए भी यह कमी भी साधन के साधन ही होती है। इसका जो लक्ष्य होता है वो सेवा माध्यम होता है और जो जीविकोपार्जन यानी जीवन चलाने के लिए ये साधन के रूप में कार्य करता है हमारे पास। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या होगी, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, जो आपने समझ लिया, पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन इसके साथ आपसे पूछा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विभिन्न उद्देश्य हैं या फिर विशेषताएं बताएं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। पहला क्या कराता है हमारे पास, जैसे इसके कुछ उद्देश्य लिख दिए गए। पहले हिंदी की व्यावहारिकता उपयोगिता से ये क्या करता है, हमें परिचित कराता है। ये हिंदी का जो व्यावहारिक उपयोग होता है वो उससे परिचित कराएगा। फिर ये स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में योग्य, यानी अगर आपके पास कह सकते हैं जो भी स्वयं रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं उन युवाओं की मदद करेगा। विविध सेवा क्षेत्रों में युवक युवतियों को सेवा के अवसर ये प्रदान करता है। साथ ही साथ रोजी रोटी की समस्या हल करने में छात्र को सक्षम बनाता है। फिर इस दृष्टि से उसका जो पाठ्यक्रम भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और अनुवाद कार्य को बढ़ावा देने तथा इसके जरिए सफल जो अनुवादक होते हैं उनको यह तैयार करता है। फिर कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले जो हिंदी भाषा का समग्र ये ज्ञान प्रदान करता है। तो ये इसकी कुछ क्या थे, हमने पढ़ लिए उद्देश्य पढ़ लिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी के क्या क्या विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। अब देखिए पेपर में जो सवाल पूछा जाएगा, पहला कि प्रयोजन हिंदी मान ली ऑब्जेक्टिव में जैसे 1-2 नंबर क्वेश्चन रहता है ना, उसमें क्या पूछ सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो पहला, हिंदी की व्यावहारिकता उपयोगिता से परिचित कराता है, स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में युवा मदद करता है, अनुवाद कार्यों में प्रोत्साहन करता है एवं कार्यालय हिंदी का समय क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर कार्यालय हिंदी अगर से पूछा जाए क्या होता है, तो कार्यालय हिंदी में अभिप्राय उस हिंदी से जो हम लोग सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कार्यालयों में प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग में जो लाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी के नाम से जानते हैं। फिर जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में जो हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी किस रूप में काम आता है ये बताना है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है जनसंचार माध्यम में सभी रूपों में, जिसमें मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया हो गया, श्रव्य मीडिया हो गया, सुनने वाला यानी ऑडियो मीडियम हो गया, दृश्य सब हो गया, विजुअल ऑडियो हो गया, और साथ ही साथ क्षेत्रीय जो प्रचार प्रसार है इनमें सभी में क्या होता है, शामिल होता है। सूचना और प्रसारण के कार्यों में भी क्या होता है, इनका उपयोग होता है, यानी हर क्षेत्र में इसका देखा जाए तो उपयोग होता ही होता है। फिर अगला बोला जाएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सामान्य हिंदी में देखिए क्या अंतर होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सामान्य हिंदी एक ही भाषा का देखिए क्या होता है, 2 अलग रूप होता है, परंतु उनकी शब्दावली, वाक्य संरचना आदि क्या होती है, दोनों में भिन्नता देखी जाती है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम लोग प्रयोजन मूलक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो किसी चीज की आवश्यकता पड़ता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, लेकिन सामान्य हिंदी का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत होता है।
फिर अगला पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में देखिए अंतर। तो राष्ट्रभाषा मतलब हमारे संपूर्ण राष्ट्र में अधिकांश जो जन समुदाय उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या हमारे पास है, राष्ट्रभाषा। लेकिन राजभाषा का प्रयोग जो होता है किसी भी राज्य के राजकीय, प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले जो भाषा का उपयोग होता है वो राजभाषा में अंतर होता है। तो राजभाषा विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यालयों में की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है जन समुदाय का एक बड़े पैमाने पर क्या होता है, इसकी लोगों की अभिव्यक्ति का क्या होता है, साधन होता है। बाकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा, क्योंकि देखिए इसे बोला जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए ये टिप्पण है, टिप्पणी नहीं है। टिप्पण मतलब क्या होता है, हमारे पास सरकारी क्षेत्रों में क्या होता है, पत्राचार होता है तथा उस पत्राचार के निपटाने के लिए अनेक हम लोग क्या करते हैं, जो विधियां होती है वो अपनाते हैं। इनमें से टिप्पण भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। किसी भी सरकारी कार्यालय में टिप्पणी लेखन का विशेष महत्व होता है। इसके बिना देखिए कोई भी जो कार्यालय जो काम होता है वो पूरा नहीं होता है। सरकारी कार्यालयों में जो भी पत्र आते हैं सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, उन पर आगामी कार्रवाई के लिए सबसे पहले जो कर्मचारी, लिपिकों एवं अधिकारियों द्वारा जो पंक्ति लिखी जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन जो कार्यालयीय शब्दों में उसे टिप्पण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कार्यालय में किसी भी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई जो किया जाता है, कार्रवाई का एक सिलसिला पूरा होगा जो अंतिम रूप से निपटाए तक चलता रहता है। और ये कार्रवाई जो विभिन्न कर्मचारियों, अधिकारियों से होते हुए एक लास्ट निर्णय या अंतिम निर्णय तक पहुंचती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या जानते हैं, टिप्पण के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए सुझाव है, संकेत है, निर्देश है, दर्ज किए गए तथ्य है, सूचनाएं आदि को कर्मचारियों द्वारा या कह सकते हैं अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं, और यही क्या कहलाता है बच्चों, तो टिप्पण कहलाया जाता है। अब इस टिप्पण के देखिए क्या कुछ विशेषताएं जो आपको जाननी है। जैसा पहला विशेषता बताया हुआ है, टिप्पण की सबसे पहले विशेषता जो है वह संक्षिप्तता, यानी शॉर्ट में लिखना है। फिर टिप्पण संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से क्या होना चाहिए, इसे प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास कह सकते हैं बहुत विस्तृत टिप्पण पढ़ने के पास समय नहीं होता है, इसलिए जितना शॉर्ट होगा उसे लिख सकते हैं। फिर सुस्पष्टता होनी चाहिए। सुस्पष्टता टिप्पण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टिप्पण में द्विअर्थक, अनेकार्थक एवं भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आपको प्रस्तुत करना है वो सीधा एवं स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए। फिर विचारों के लिए प्रयुक्त जो पत्र है हमारे पास से संबंधित पूर्व निर्णय और उदाहरण को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए, और इसी आधार पर टिप्पण लगाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर टिप्पण लेखन में पूर्व सक्षम अधिकारियों से बातचीत कर लेनी चाहिए। टिप्पणी में किसी भी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति आपेक्षिक यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर टिप्पण में वैचारिक स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी पिछला संदर्भ प्रस्तुत, जो कह सकते हैं प्रश्न की चर्चा और भावी कार्रवाई के यहाँ पर सुझाव देनी चाहिए। फिर फाइल को यहाँ पर क्रम अनुसार लगाकर टिप्पण पद को सबसे ऊपर लगाना चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बिल्कुल सीधे सपाट जैसे प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पण किसी विशेष पर निर्णय लेने का पहला कदम है, इसलिए एक एक साथ सोचकर हमें उसे निर्णय लेना चाहिए। फिर भावुकता या कल्पना का टिप्पण में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, और टिप्पण की भाषा जो होती है वो मर्यादित होनी चाहिए, शिष्टाचार युक्त होनी चाहिए, शालीनपूर्ण होनी चाहिए एवं संयत होनी चाहिए, और उसमें मुहावरे, अलंकार, मुहावरे कह सकते हैं और जो कहावतें हैं उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारे पास है वो है प्रारूपण। इसकी विशेषता भी साथ में आपको बतानी है। तो जैसे सरकारी पत्राक्षेप में प्रारूपण लेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है, यानी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। पत्र का वो कच्चा रूप यानी वही क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसे। इस कच्चे पत्र को ही पहले अधिकारी को दिखाया जाता है कि हाँ सही है गलत, उसके बाद उसमें परमिशन मिलने के बाद उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो फिर हम लोग संबंधित संस्था को वो पत्र अंतिम रूप से क्या करते हैं, अंकित करके क्या करते हैं, उसे भिजवा दिया जाता है। तो प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहा है, ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। हिंदी में प्रारूपों को हम लोग मसौदा लेखन, आलेखन तथा प्रारूप लेखन आदि नामों से जानते हैं। सामान्य अर्थों में प्रारूप को अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के रूप में तैयार करते हैं, जिन्होंने सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन उसे तैयार किया जाता है। प्रारूप जो आवश्यकता है अनुसार लिपिक से लेकर उच्चतम अधिकारी किसी को भी इसके लिए तैयार करना पड़ सकता है। फिर देखिए प्रारूपण की कुछ विशेषताएं आपको बताएगी। जैसे पहला है हमारे पास है संक्षिप्तता होनी चाहिए। प्रारूप में सबसे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त के रूप में लिखा जाना चाहिए, शॉर्ट में लिखना चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश लंबा मसौदा लिखना पड़ता है तो पूरे मसौदा लिखने के बाद उसको सार में फिर से कह देना चाहिए, मतलब निष्कर्ष देना चाहिए, हाँ इससे हम ये सीखते हैं। फिर शुद्ध एवं सही लिखना चाहिए, यानी कोई भी आपको गलती है, दिनांक हो गया, स्थान हो गया, ये सब कुछ जो लिखनी चाहिए वो शुद्ध और सही रूप से लिखना चाहिए।
जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें तो उसमें क्या होना चाहिए, मसौदा पूर्ण होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं क्या नहीं बताना, वरना समझ नहीं आ पाएगा आपका। फिर इसमें क्या होना चाहिए, तथ्य परकता होनी चाहिए, यानी प्रारूप में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पूर्णतः क्या होनी चाहिए, तत्पूरक होना चाहिए, वो अभिधात्मक शैली में होनी चाहिए। सरकारी पत्र जो होते हैं औपचारिक होते हैं, इसमें अनेक आर्थिक संरचनाओं का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए, जो कुछ भी हो तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। फिर शिष्ट भाषा यानी अच्छी भाषा का इसमें क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रारूपण कंप्लीट। अगला हमारे पास है देखिए प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन जो है प्रति प्लस विद शब्द के जोड़ने के बाद बना है, जिसका मतलब होता है समस्त यानी पूरी जानकारी आपको रखना। तो प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, परंतु साथ ही साथ विभिन्न सुझाव और साथ में आपको संतोषजनक जवाब इसमें दिए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती है जिसको जानने का हम इच्छुक होते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा की जाती है। ऐसे व्यक्ति या जो किसी व्यक्ति को द्वारा जो प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं। और इसको लिखते समय देखिए कुछ कंडीशन याद रखने हैं। जैसे पहला संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए, भाषा सरल और साफ होनी चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय की और लोगों को आकर्षित करता है, रेखांकित करता हो, घटना प्रकरण आदि जो भी हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना चाहिए। कोई भी घटनाक्रम प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। व्याख्या सही क्रमानुसार होनी चाहिए और निर्णयों की जानकारी यहाँ देनी चाहिए। प्रतिवेदन लिखने समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए। और ये प्रतिवेदन तीन रूप होते हैं, व्यक्तिगत, संगठनात्मक हो गया, विवरणात्मक हो गया। तो तीन रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवेदन को पढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब लास्ट के आपके यूनिट 2 के कहा जाए तो बच्चों 4 टॉपिक बची है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आपका पूरा सिलेबस हो गया, आप लोग आराम से एग्जाम जाके दीजिए, मस्त आपका एग्जाम जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।